राम राम मित्रों, एक कहावत है ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। यानी कि ये जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े दर्शन की बातें होती हैं, ये सिर्फ वो लोग कर पाते हैं जिनका पेट भरा हो, जो सुविधा संपन्न हो, जो भूखा हुआ है, जिसके घर दो वक्त रोटी की व्यवस्था नहीं है, जिसका बच्चा बीमार है, वो उसे इलाज नहीं करा पा रहा है, जो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दे पा रहा है। ऐसे व्यक्ति से आप राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे हमेशा लगाता रहे, साल दर साल लगाता रहे। ऐसा संभव नहीं है। और भारत के संविधान निर्माताओं ने भी, चूँकि भारत विविधताओं का देश रहा है, हमेशा से यहाँ ढेर सारे गरीब रहे हैं, तमाम तरह के लोग रहे हैं, इसीलिए संविधान निर्माण के समय भी भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की परिकल्पना हमारे संविधान में करी गई थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने कहा भी था कि जब भी सरकार को योजना बनाए, यानी सरकारी योजनाएं ये सोच के बनाई जानी चाहिए कि जो देश का अंतिम व्यक्ति है, उसको इस योजना का क्या लाभ मिलेगा। आप बड़ी बड़ी सड़कें बना लें, चौड़ी चौड़ी 6 लेन बना लें, आप बुलेट ट्रेन चला दें, आप हवाई जहाज़ उड़ा दें, ढेर सारे हवाई अड्डे बना दें, लेकिन इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा मिल रहा है, इस पे विशेष मेरा कहने का मतलब है कि योजनाएं जन कल्याणकारी होनी चाहिए। खासकर भारत जैसे देश में, भारत अमेरिका जैसा समृद्ध नहीं है, यूरोप जैसा समृद्ध नहीं है। यहाँ की एक बड़ी आबादी है जो आज भी उतनी ही कमज़ोर है, असक्त है, पिछड़ी हुई है। वो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रही है। उसको बुलेट ट्रेन नहीं दिखेगी, उसे राम मंदिर भी नहीं दिखेगा, उसे बड़े बड़े हवाई अड्डे भी नहीं दिखेंगे कि पहले 20 थे अब 200 हो गए, या पहले सड़कें जो है 10 फीट चौड़ी थी अब 6 लेन हो गई। इससे उसके जीवन पे लेस मात्र भी नहीं फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर मैं मोदी सरकार की 2 योजनाओं पे मैं सिर्फ चर्चा करना चाहता हूँ, 2 चीज़ों पे सिर्फ आप गौर करिए, तो आपको लगेगा कि मोदी सरकार जन कल्याण के मामले में कितनी विफल रही है। ठीक है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है मोदी सरकार ने, देश को सुरक्षित महसूस कराया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक मुद्दे को सॉल्व करने में कह सकते हैं सफलता पाई है उसने, जैसे तैसे है तो ये अदालती आदेश, लेकिन फिर भी उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। निस्संदेह इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन फिर भी इन 2 चीज़ों को आप देखिए, भारत पे आज़ादी के बाद से लेके 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन मात्र 10 सालों में मोदी जी ने उस कर्ज को 3 गुना बढ़ा दिया और आज देश पे 155 लाख करोड़ का कर्ज है। बात ये नहीं है कि कर्ज है, कर्ज का उपयोग क्या किया गया है, क्या उस कर्ज का उपयोग जन कल्याण के लिए किया गया है, क्या उस कर्ज का उपयोग ऐसा किया गया है कि आम जनता समृद्ध हो, सशक्त हो, मजबूत हो, शिक्षित हो। नहीं, उन पैसों का अधिकांश इस्तेमाल जो है ऐसी जगहों पे किया गया है जो कतई जन कल्याणकारी नहीं कही जा सकती हैं। 5 किलो राशन बांटना विदेशों से कर्ज लेके, ये कहाँ की योजना हो सकती है। भव्य संसद बनाना, एक नई संसद के रहते हुए कर्ज लेके विदेशों से, ये कहाँ की योजना है। बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाना या बुलेट ट्रेन चलाना विदेशों से इतना कर्ज लेके, ये जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं हो सकती हैं। तो कर्ज के मामले में 3 गुना बढ़त किया है मोदी सरकार ने मात्र 10 वर्षों में, और जिसका एक आज स्थिति यह है कि हमारी जो आमदनी है उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है। और दूसरी एक बात पे मेरी हमेशा से आपत्ति रही है कि ये कौन सी योजना, मैं नहीं समझ पाया इसको आज तक। पिछली सरकारों में भी ये योजना थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसका सारी सीमाओं को तोड़ दिया। ये लोन राइट ऑफ, यानी कि बड़े बड़े पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ करने का ये जो सिलसिला इस देश में लगातार चलता रहा। कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने कम मात्रा में किया है। मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में लगभग 15 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया है।
ऐसे लोगों का, जो लोग अपने बच्चों की शादियों में 10-10, 20-20 हज़ार रुपए खर्च करते हैं, यानी ऐशो आराम पे वो हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए खर्च करते हैं, ऐसे लोगों का कर्ज राइट ऑफ करने का, ऐसे लोगों का लोन माफ़ करने की ये जो परंपरा है, ये मतलब क्या सोच के किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? 15 लाख करोड़ रुपए से पूरे देश के सारे किसानों का सारा कर्ज ही नहीं माफ़ किया जा सकता था, बल्कि उन्हें लाख 2 लाख की मदद भी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया आखिर? फिर कैसे आप कह सकते हैं कि आपकी योजनाएं जो है जन कल्याण की योजनाएं हैं? तो मेरा मानना है कि मोदी सरकार सफल भी रही है कुछ मोर्चे पे, लेकिन विफल भी रही है। सबसे महत्वपूर्ण मोर्चे पे विफल रही है, जैसा कि मैंने कहा ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। तो ये जो 4 चरण का चुनाव हो चुका, उसके बाद जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो क्षण की खबरें आ रही हैं कि मोदी सरकार लगभग जा रही है, ये बहुमत तक नहीं पहुंच रही है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि बड़े बड़े हवाई अड्डे बना देने से, 6 लेन सड़कें बना देने से, बुलेट ट्रेन चला देने से आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये कुछ प्रतिशत लोगों के फ़ायदे की चीज़ें हैं, और उन कुछ प्रतिशत लोगों के वोट से सरकारें नहीं बनती हैं। सरकारें आम जनता के वोट से बनती हैं, और इस देश की एक बड़ी आबादी है जो आम जनता है, जो आज भी रोटी के लिए लड़ रही है, बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लड़ रही है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लड़ रही है। वो जनता निश्चित रूप से इस सरकार से नाखुश दिख रही है इस चुनाव में, जो चीज़ें क्षण के सामने आ रही हैं, और उसी का परिणाम है कि मोदी सरकार जाती हुई दिख रही है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि भारत के संविधान ने जो कल्पना करी थी कि भारत एक जन कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, और मैंने गांधी जी का भी संदर्भ दिया है कि गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि सरकार की योजनाएं जब बने तो ये दिमाग में होना चाहिए योजना बनाने वालों के, कि जो देश का अंतिम व्यक्ति है उसको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा। तो आप बताइए, बुलेट ट्रेन से अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा? 20 की जगह 2000 हवाई अड्डे बन जाएंगे तो उस अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा? संसद नहीं बन जाएगी तो उस व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी का दुष्परिणाम है कि ये सरकार जा रही है, और 10 साल मोदी जी को बहुत दिया इस देश की जनता ने। 10 साल में किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा पूरा दिखाने का अवसर होता है। मैं कहूँगा कि मोदी जी को इतना समर्थन किया इस देश ने, इतना समर्थन किया, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में कहा जाए तो वो देश को डिलीवर नहीं कर पाया, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है। मोदी की हैसियत तक पहुँचना और फिर विफल हो जाना इस तरह से, ये बड़ा दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। 10 साल इतना सशक्त शासन में सब कुछ बदल दिया जाना चाहिए था। बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन जो जैसे के तैसे रह गए हैं। राजनीति से अपराधीकरण ज्यों का त्यों रह गया, देश में भ्रष्टाचार लगभग ज्यों का त्यों रह गया, स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यों की त्यों रह गई। ढेर सारी चीज़ें हैं जिनमें आलोचना करी जा सकती हैं। सिर्फ कुछ बड़े बड़े कार्य जैसे धारा 370 हटा देना, राम मंदिर बना देना, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से देश नहीं बनता है। देश तब बनता है जब देश का एक एक नागरिक महसूस करे कि हाँ, वो अपने जीवन में प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, समृद्धि कर रहा है। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि फाइनेंशियल मोर्चे पे ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। हाँ, कई सारे मोर्चों पे सफल भी रही है, मैं इससे भी अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। तो चौथे चरण के चुनाव के बाद जो स्थितियाँ हैं वो यही हैं कि बदलती हुई सरकार दिख रही है। थैंक यू, धन्यवाद।